हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी कीड़ा में। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 8 और 21 फरवरी 2014 का चौथी शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो पहले कितनी थी? 62,500। अब एक साल बाद कितनी हो गई? तो 75,000। तो इन दोनों का अंतर अगर लेंगे तो कितना आ रहा है? 75,000 में से अगर 62,500 हम घटाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है? 0 0 10 में से 5 गया तो 5, कैरी आया 1, 5 में से 3 गए तो 2 और 1। तो 12,500 का अंतर हमें यहाँ पर दिख रहा है। कितना अंतर दिख रहा है? 12,500 का। कितने पर? तो 62,500 पर। तो 62,500 पर 12,500 लोग बढ़े, तब जाके 75,000 हो गए। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करने पर 2 0 से 2 0 कैंसल, 25 से काटा मैंने 25 बार और 25 से काटा मैंने 500 बार। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 तो कितनी बार कट रहा है? 20 बार। तो हमारा राइट आंसर 20 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, Z1, Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 10, 50 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम को छोड़ दिया है। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? Z1, Z2 और Z3 इन तीनों की हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये कर रहा है 100 दिनों में। Z2 कितने में कर रहा है? 50 दिन में। और जो Z3 है वह कर रहा है 75 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम हमने माना 300। तो हमने क्या माना कि वह काम जो है वह 300 यूनिट काम होगा। अब अगर Z1 की बात करें तो वह काम को 100 दिन में ख़त्म कर रहा है, यानी कि एक दिन में वह 3 यूनिट काम कर रहा है। Z2 की अगर बात करें तो वह 50 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। अगर 300 यूनिट काम को 50 दिन में ख़त्म कर रहा है, यानी कि एक दिन में वह 6 यूनिट काम कर रहा है। और जो Z3 है वह 75 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। इसका मतलब वह एक दिन में 4 यूनिट काम को करेगा। तो ये तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल गई। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि Z2 जो है वह 15 दिन पहले काम खत्म होने के 15 दिन पहले काम को छोड़कर चला गया। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको काम पर छोड़ के जो जा रहा है उसे रोकना होगा। उसे कहना होगा कि भाई अभी तू रुक, अभी तू 15 दिनों का काम और कर ले। तो 15 दिन का काम उसका कितना होगा? तो 15 दिन का काम और एक दिन में कितना कर रहा है? तो एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट। एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट। तो 15 × 6 यानी कि 90 यूनिट उसका काम एक्स्ट्रा बन जाएगा। वह 90 यूनिट उसका एक्स्ट्रा काम इस 300 यूनिट में हमें जोड़ना है। कितना बनेगा? तो 390। कितना बन रहा है? 390। अब तीनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ेंगे। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13। तो 13 से अगर हमने 390 को भागा तो कितना आ रहा है? 13 39 और 1 0। तो 30 दिन में काम को खत्म किया जाएगा। यह कोई संख्या दी गई है जिसका मान हमें निकालना है, और ऑप्शन यहाँ पर ये हमें दिए गए हैं। ओके, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी जो इस स्क्वायर रूट के अंदर है उस सभी संख्याओं को आप गिनो। 1 2 3 4 5 और 6। 6 घर के बाद पॉइंट आया है। कितने घर के बाद? 6 घर के बाद पॉइंट आया है। तो जो भी स्क्वायर रूट खुलेगा, स्क्वायर रूट जैसे खुलेगा तो कितने घर के बाद पॉइंट आएगा? 3 घर के बाद पॉइंट आएगा। 2 3। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ गया। यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c, तो हमें m अनुपात n अनुपात c का मान निकालना है। तो निकालने के तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर बात करूं यम को निकालने की, तो आप क्या करो, 5 × 20 करो, यानी कि यन और सी का जो संख्या दिए हुए है उनका मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है? 20 × 5 तो 100। अब अगर यन को निकालना है, यन को निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। यन को निकालने के लिए यन को छोड़कर बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है? तो 80। अब बात करें अगर सी को निकालने की, तो सी को छोड़कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना बन रहा है? 20। बस हो गया। अब 20 से अगर मैंने इनको भागा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, यह अनुपात बन गया। दूसरा तरीका, बिल्कुल दूसरा तरीका भी है। कौन सा वाला? एलसीएम मान लो। एलसीएम माना मैंने 20 एलसीएम मानते ही क्या किया कि ये जो 4 है, यहाँ पर मैं पहले अनुपात वाले यम अनुपात यन अनुपात सी लिख रहा हूँ। ओके, अब मुझे यम का निकालना है, तो यहाँ पर 4 है, 4 से मैंने यहाँ पर भागा, कितना बना? तो 5। अब यहाँ पर कितना बना? 5। ओके, अब यन का निकालने के लिए मैंने 5 से इस 20 को भागा, 5 से भागा तो यहाँ पर कितना आया? 4। ओके, अब सी का निकालने के लिए यहाँ पर मैंने 20 से भागा, कितना आया? 1। तो यह भी एक अच्छा तरीका माना जाता है। 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना है? 337.5 रुपये। तो वह धनराशि क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि क्या कहा गया है कि 30% की वार्षिक दर है, और जो अर्धवार्षिक ब्याज है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह अर्धवार्षिक है। तो जो साधारण ब्याज है वह तो चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे पूर्णवार्षिक हो वह सेम रहेगा, लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज है वह अर्धवार्षिक है, यानी कि आपको 2 स्लॉट लेने होंगे। अब रेट कितनी है? 30%। 30% यानी कि अर्धवार्षिक, तो 30 की आधी 15 और 15, तो इस प्रकार से 2 स्लॉट हमें बनाने होंगे। अब आप सभी जानते हैं कि हमें क्या लगाना है? सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस ए बी और बट्टे में 100। वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 15 प्लस 15 × 15 बट्टा में 100। सॉल्व करने पर क्या आएगा? तो सॉल्व करने पर आएगा 15 और 15 30, और इसका कितना हो रहा है? तो 15 × 15 225 और बट्टा में 100 यानी कि 2.25। जोड़ने पर कितना आएगा? 32.25। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 32.25। अच्छा, यहाँ पर ये 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। कब? जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया। ओके, और यहाँ पर ये जो है यह साधारण ब्याज है। ओके, यहाँ पर आपको समझ में आया कि यह जो 30% है यह साधारण ब्याज है 1 साल का। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 30% है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने के कारण वह कितना बना है? 32.25। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि यह साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। ओके, यहाँ पर कितना अंतर आएगा? तो 32.25 में से अगर हम 30 को घटाएंगे तो 2.25, और 2.25, लेकिन यहाँ पर दिया है 337.5। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी
150 कितनी आएगी 150। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 15,000। बस इतना ही करना था। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। अब सुरेश ने क्या किया, एक कोई कार, मान लो कि उसने कार 100 रुपये में खरीद के लाई। कितने में लाई 100 रुपये में, तो सीपी कितना हो गया 100 रुपये। अच्छा बेची कितने में 36% हानि में, यानी कि अगर उसने 100 रुपये में खरीदी तो 64 रुपये में बेची, तो सेलिंग प्राइस कितना बना 64 रुपये। अच्छा अनुपात पूछा है तो क्या करना होगा, 4 से भागा महीने 25 बार, 4 से भागा महीने 16 बार। बस इतना ही करना था। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 का मासिक, यहाँ पर गेम करेगा ये क्वेश्चन, मासिक ब्याज जो है अर्जित करने के लिए धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या बोला गया है कि 7% वार्षिक दर है। वार्षिक दर कितनी है 7%, लेकिन ब्याज जो है, ब्याज हर महीने कम से मतलब ब्याज जो है वह 350 रुपये मिलना चाहिए। एक महीने का 350, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो 350 इंटू 12। अच्छा रेट कितनी है 7%, तो 7 से भाग करो 7%। अच्छा प्रतिशत यहाँ पर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 7/100। अच्छा ये वाले 100 अगर यहाँ पर लिखेंगे तो कोई दिक्कत है जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट करना है। अब बस आपको सॉल्व करना है। तो 7 पंजे 35, यानी कि ऊपर आए 50 इंटू 12 इंटू 100, तो 50 इंटू 12 कितने होते हैं 600, और 600 इंटू 100 60,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 70,000 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का अनुपात 2:3 है और बी सी का अनुपात 4:5 है, तो इनमें से ए का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इन तीनों का एक परफेक्ट अनुपात लेना होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अच्छा ए बी का अनुपात कितना दिया है, तो 2:3, और बी सी का अनुपात कितना दिया है 4:5, 4:5। क्या करना होता है, आपको अच्छा तरीका बताता हूँ कि जो यहाँ पर रिक्त जगह है, खाली जगह है, और यहाँ पर भी जो खाली जगह है वहाँ पर क्या भरना होगा, तो जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखो, यानी कि यहाँ पर लिखो 3, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखो, यानी कि 4। अच्छा यहाँ तक समझ में आया। क्या किया हमने, जो खाली जगह थी उसकी बगल वाली संख्या को हमने वहाँ पर भर लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 12, अच्छा इनका मल्टीप्लाई करो 15। ये हो गया इनका प्रॉपर रेशियो, कितना आया 8:12:15। अच्छा इनकी जो टोटल इनको बांटा गया, कितने रुपए बांटे गए 70,000। ओके, तो इन सब की जो एडिशन होगी वो किसके बराबर होगी 70,000 के। इनकी कितनी बन रही है, तो 12 और 8 20, 20 और 15 35। अच्छा 35 बराबर अगर 70,000 है तो एक बराबर कितने के होगा 2,000 के, एक बराबर 2,000। तो पूछा किसका हिस्सा है ए का, ए का अनुपात 8 है, और 8 इंटू 2,000 तो 16,000 आपका राइट आंसर बन जाएगा। 58 की पावर 29 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। नंबर सिस्टम से यह प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप 58 के बजाय 8 की पावर 29 लिखो। क्या किया हमने, 8 की पावर 29 लिखा और बट्टे में 5, अब हमने 5 से भागा है। ओके, अब ये जो पावर में जो भी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है उसका क्या मेथड होता है कि अगर कोई भी संख्या 4 से ज़्यादा घात में ऊपर है, पावर में है, तो हम क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। क्यों, क्योंकि 4 के बाद वह संख्या अपने आप में रिपीट होती है, यूनिट डिजिट को रिपीट करती है। तो
29 को अगर हमने 4 से भागा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। मैं सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, भागा कर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिमाइंडर की। तो रिमाइंडर आया 1। अच्छा 1 आया तो 8 की पावर 1 और बट्टे में 5। ओके, अब 8 की पावर 1 यानी कि 8 ही, और अगर 8 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अच्छा, जो बच्चों को यह क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रिमाइंडर होता क्या है? जैसे कि मान लो कि 2 से अगर मैं 5 को भाग कर रहा हूँ तो मुझे पूरा मतलब पॉइंट में नहीं लिखना है, रिमाइंडर बचाना है, यानी शेषफल बचाना है। तो कैसे भाग करूँगा? 2 से 5 को भाग करने पर बेदूनी 4, तो बाकी कितना आया है? 1। अच्छा, यही शेषफल होता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब जो यहाँ पर 58 की पावर 29 है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि सिर्फ 8 की पावर ली थी। क्यों क्यों ली थी? क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब था, बाकी किसी चीज़ से हमें मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, तो फिर हमने 4 से क्यों भागा? क्यों भागा? क्योंकि मान लो कि मैं 2 की पावर यहाँ पर बता रहा हूँ, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है। इसके बाद 4 के बाद 2 की पावर चाहे कितनी भी हो, वह सेम यूनिट डिजिट देगा। जैसे कि देखो, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 4 यानी 16 और 2 की पावर 5 यानी कि 32। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट की मैं बात करूँ, इकाई अंक की बात करूँ, तो देखो हो रहा है ना, 4 के बाद रिपीट, 1 2 3 4 और 5वीं संख्या फिर से रिपीट होगी। अब अगर मैं 2 की पावर 6 की बात करूँ तो कितना होगा? 64। देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 है, तो इस तरह से वह रिपीट होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, यह हर संख्या के साथ होगा, तो आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि ये सिर्फ 2 के साथ हो रहा है। यह हर संख्या के साथ होगा, आप किसी भी संख्या को लीजिए। अब यहाँ पर मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे नए होते हैं उनको नहीं मालूम होता है ये सब बातें, तो आप किसी भी संख्या के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 8 के साथ भी सेम वही किया कि 4 से हमने इस पावर 29 को भाग किया, इस 29 को हमने 4 से भाग किया, कितना आया? रिमाइंडर कितना बचा था? रिमाइंडर बचा था 1। क्यों बचा था? क्योंकि 7 से मैंने भाग किया तो यहाँ पर 28 और रिमाइंडर बचा 1। तो ये जो रिमाइंडर बचता है यह उस संख्या के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि 58 के ऊपर यहाँ पर 1 और बट्टे में 5। अब 58 के ऊपर 1 है यानी कि वह संख्या 58 ही होगी, और 58 को अगर मैं 5 से भाग करूँ तो कितना आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। तो इस प्रकार से वह क्वेश्चन को हल करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 31। क्यों? क्योंकि आपने हमारी फाउंडेशन बैच पढ़ ली है, तो उसमें हमने क्या बताया था कि प्रथम 31 यानी कि n, प्रथम n विषम ऑड नंबर का जो औसत है, एवरेज है, वह क्या होगा? वह हमेशा n ही होगा। और प्रथम इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा? इवन नंबर्स का एवरेज होगा n+1। यानी कि अगर अगली शिफ्ट में शायद पूछा जाए कि प्रथम 31 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो क्या होगा? 32। सीधा इसमें एक जोड़ देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? तो अर्धगोले का यह आसान क्वेश्चन है, आपके लिए फ्री हिट मैं कह सकता हूँ कि अर्धगोले का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि 3πr²। अब यहाँ पर 3 है, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर कितना है? अब यहाँ पर व्यास दिया है तो हमें क्या लेना है? इसका आधा, तो 21/2 और 21/2। बस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, 2 से काटा 11 बार, 7 से काटा 3 बार, तो
33 और 33 इंटू 3 99, 99 इंटू 21 और बटे में 2। तो क्या आएगा यहाँ पर 99 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, जोड़ेंगे 9, ये बन रहा है 7, ये होगा 2 0। ओके, तो 2079 और बट्टे में 2 आपके ये वाले रहेंगे। तो कितना आएगा आंसर? 1039.5। 4 घंटिया 6 मिनट 6 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती है। कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेगी? अच्छा, ये क्वेश्चन किसका है? सबसे पहले आप बताओ कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है या फिर एचसीएफ का है। तो आपका आंसर होगा एलसीएम का होगा, एलसीएम का होगा। क्या करना है? 6, 8, 9 और 10, इन 4 संख्याओं का एलसीएम लीजिए, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेंगे? तो इसको मैं ब्रेक करूंगा 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1, इसको मैं ब्रेक करूंगा 2 की पावर 3, ये क्या होगा 3 की पावर 2, और इसे करेंगे 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1। एलसीएम क्या कहता है कि हाईएस्ट फैक्टर हम लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, तो हमने लिए 8। यहाँ पर 3 की अगर बात करूँ तो 3 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, यानी कि 9, और ये, तो ये बन गया इनका एलसीएम। क्या होगा? 72 इंटू 5 यानी कि 360। 360 सेकंड बाद वह पुनः एक साथ बजेगी। अच्छा, 360 यानी कि कितने मिनट? तो 6 मिनट। अमन एक काम को 28 दिन में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है? अच्छा, अमन कितने दिनों में कर रहा है? 28 दिनों में। तो 28 दिन नीचे आएंगे और 8 दिनों का काम पूछा है तो 8 ऊपर लो, सॉल्व करो। 8 एकम 8 और सॉरी 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, आ गया आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा, वस्तु की अंकित मूल्य कितनी है? 640, छूट कितनी दी गई है? 37.5। अब आपको 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मालूम है, क्या करोगे? वैसे होता कितना है? 3/8 ये होता है। अब ये अगर आपको मालूम है तो आप इस प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सेकंड में उड़ाओगे। लेकिन मान लो आपको नहीं मालूम है, आप अभी नए बच्चे हो और आपको नहीं मालूम है, क्या करोगे? 37.5 और बट्टे में आपने लिए 100, प्रतिशत की बात कर रहे हैं इसलिए बट्टे में 100 लिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? नीचे एक 0 बढ़ा दो, नीचे एक 0 बढ़ा दो, बढ़ गया। अब ऊपर क्या बने? 375 और नीचे क्या बने? 1000। सॉल्व करो, 25 से भाग किया, 25 एकम 25, कैरी आए 12 और 1 5, तो 25 15, 15 बार गया और नीचे 25 चौके 100 यानी कि 40। अच्छा, 5 से काटा तो 5 तिया 15 और 5 अट्ठी 40, हो गया 3/8। इस तरह से आपको फ्रैक्शन वैल्यू बनानी आनी चाहिए। अब प्रश्न क्या कहता है कि एमपी क्या है? 640। अच्छा, एमपी और छूट पर बेचा गया यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। अब बेचा कितने पे? मान लो कि वह 8 यूनिट उसकी एमपी थी या मार्जिन प्राइस थी। एसपी क्या है? तो 3 की छूट दी गई है, 8 के सामान पे 3 की छूट दी गई यानी कि 5 में बेचा गया। 8 का सामान 5 में बेचा गया, छूट कितनी हुई? 3 यूनिट की। लेकिन बोला गया है कि जो एमपी है वह तो 640 है, यानी कि 8 यूनिट बराबर 640। तो 8 से मैंने इसे काटा 80 बार और उसी 80 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 80 इंटू 5 400। कितने आसानी से आपने इस प्रश्न को खेल कर सॉल्व किया है। अच्छा, 5 संख्याओं का औसत 36 है। 5 संख्याओं का औसत जो है वह 36 है। तो टोटल कितना बन रहा है? 36 पंजे 180। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब
प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम तीन संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। अच्छा, यहाँ पर एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या और पांच संख्या। तो प्रथम की जो दो संख्या है इनका औसत अंतिम की तीन संख्याओं से 1.5 गुना अधिक है। अच्छा, मैंने माना कि अंतिम की जो संख्या है वह 1 है, इसका औसत कितना है? 1 है। तीन संख्याओं का औसत 1 है, तो प्रथम दो संख्याओं का क्या होगा? 1.5 गुना, यानी कि इस तरह से 1.5 गुना, यानी कि सॉरी 3/2 लिखना होगा। 3x और बट्टे में 2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब मुझे ये बट्टा में जो 2 है इससे बहुत चिढ़ आ रही है। मैं क्या करूँगा, 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँगा। क्या बन रहा है? तो ये बनेगा 2x और ये कैंसल। तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया 3x और यहाँ पर बन गया 2x। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बोला क्या गया है कि प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है। ओके, तो दो संख्याओं, ये जो औसत है यह दो संख्याओं में है और यह तीन संख्याओं में। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 6x। ये कितना आ रहा है? 6x, यानी कि 6x प्लस 6x इज इक्वल टू 180, यानी कि 12x बराबर कितना है? 180। x की वैल्यू कितनी निकल के आई? तो 12 से काटा मैंने 15 बार, तो x बराबर 15। ओके, तो बोला क्या गया है? प्रथम दो संख्याओं का औसत। दो संख्या कितनी है? 3x है और ये 3x इंटू 2 यानी कि 6x है। दो संख्या कितनी होगी? 6x, तो 15 इंटू 6 कितना बन रहा है? 90। एक शहर मतलब एक निश्चित शहर की जनसंख्या पहले 5 वर्ष में और पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? सक्सेसिव लगा और आंसर आ गया। सक्सेसिव कैसे? तो 5% बढ़ी, दूसरी में 8% बढ़ी, और 5 इंटू 8 बट्टा में 100। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 13 प्लस 8 पंजे 40 और बट्टा में 100। सॉल्व करने पर क्या आएगा? तो 13 प्लस 0 क्या आएगा? ये तो कट गया, यहाँ पर आया 0.4 प्लस 0.4, तो कितना बन रहा है? 13.4। इस तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना? ओके, तो 20% का लाभ यानी कि CP और SP, इसका अनुपात कितना होगा? 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 के सामान पर 1 का फायदा। तो कितने में बेचा? 5 का खरीदा, 6 में बेचा। अच्छा, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? 1 यूनिट का, लेकिन वास्तव में तो 132 बता रहे हैं। ओके, तो 1 यूनिट बराबर 132। तो विक्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 32 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 के 2, कैरी आया 1, 13 78 और 1 69, तो 792 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 और 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने पढ़ते पढ़ते ही निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें लेनी होती है, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था एलसीएम वाला, उसी प्रकार से। एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ बेचा गया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? आराम से। तो मान लो कि MP और जो SP का रेशियो है, मैं रेशियो पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 30% होता क्या है? तो 3/10, ये होता है 30%। अच्छा, तो 10 का सामान कितने में बेचा छूट देने के बाद? 7 में। अच्छा, 7 में बेचा, लेकिन मूल्य तो यहाँ पर 25 है,
$25 है। यहाँ पर 10 यूनिट बराबर 25 है, तो 25 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। कितना आएगा, 2.5। बस उससे मल्टीप्लाई करो तो 7 सॉरी 2.5 इंटू 7 कितना आ रहा है, 175। 175 यानी कि 17.5। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। अच्छा, यहाँ पर कोई कार होगी, दोनों कारें यहाँ पर है। अच्छा, एक इस तरफ जा रही है और दूसरी इस तरफ जा रही है। यदि एक कार 40 की स्पीड से, मान लो कि ये कार 40 की स्पीड से जा रही है और दूसरी 50 के, तो टोटल कितने, इनकी चालें जो है वह आपस में जुड़ जाएगी। तो कितनी बन रही है, 90। 5 घंटे बाद कितने दूरी पर होगी, तो 90 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 90 इंटू 5 450। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। तो कैसा लगा आज का सेट, बहुत ही आसान, और मैं तो कहूँगा कि अगर ऐसा सेट मिल जाए तो हर बच्चा 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो ऐसा आज का सेट था। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी पढ़ाने की जो स्पीड है वह तेज़ है, स्लो है, वह भी आप ज़रूर बताइएगा, जैसे कि मैं आपके मुताबिक अपने आप को बदल पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।